नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी दूध और दवा। इसे मार्कंडेय ने लिखा है। ये कहानी एक भावुक और सच्ची कहानी। ये कहानी ऐसे गरीब लेखक और उसके परिवार के बारे में जिनके पास पैसे की बहुत कमी है। कहानी का सबसे बड़ा दुख यह है कि जब घर में छोटी बेटी बीमार हो जाती है तो पिता के सामने ये मुश्किल खड़ी हो जाती है कि वे बेटी के बीमारी से बचाने के लिए दवा खरीदे या उसे कमजोरी से बचाने के लिए दूध का इंतजाम करें। इसी के साथ साथ ये हमें इस बात पर कहानी केंद्रित करती है कि गरीबी के साथ जीना कितना मुश्किल होता है, कि कभी कभी जो मूलभूत आवश्यकता है तो शायद उसके पोषण के लिए ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं उसके इलाज के लिए भी। लेकिन गरीबी के चलते कुछ एक ही चीज़ पूरी हो सकती है और इसी संघर्ष में जीवन बीतता रहता है। शुरू करेंगे कहानी दूध और दवा। बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम से पहले लगता है कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात मैं भी लोगों से करता हूँ और दूसरों से भी यही चाहता हूँ। पर यह सब तभी होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं लोगों में बीवी बच्चे शामिल हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी भीड़ में खड़ा हूँ और असह्य ध्वनियाँ मेरे कानों में पर्दे को छेदने लगती है। मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूँ, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूँ इनका। देखते हो, अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं कि बात मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरती। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए एक छोटी मोटर खरीदना चाहता हूँ। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी कैसी विचित्र लालसा है, जो कभी पूरी होती ही नहीं दिखाई देती। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही वह जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसकी मांडे से सूजी आंखें और भी सूज जाती है। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है। डर लगता है कहीं मुन्नी की माँ की पतली लंबी किस्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर न लगता है। कहीं मुन्नी की माँ की पतली लंबी किस्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर न खुल जाए और सवेरे सवेरे डूबने उतारने की मर्मांतक पीड़ा में मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूँ। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूंगा, पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता हूँ। तुम जो इस कड़ी जमीन के चुभन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले झिलमिलाते लोक में खींच ले जाती हो। तुम्हारे सीने के बीच मुलायम उजले देह भाग में मुंह डालकर पल भर को सांस लेना कितना अच्छा लगता है मुझे। शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंखों में याद हो बंद रखने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता। और मैं बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूँ। आखिर इन दिनों हरदम शिकायत क्यों रहती है? क्यों इन दिनों दोनों के सीनों में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है? मृत्यु की आखिरी करहा की तरह इस समुद्र की लहरें चीखती है, पर किसी खोखले श्राप की तरह मिथ्या बनकर बिखर जाती है। मैं इन विशाल विनाशकारी लहरों को दुनिया में निगल जाते देखने के लिए व्याकुल हो उठता हूँ। पर हल्की सी मुस्कुराहट, या वह भी नहीं तो बस मुलायम कलाइयों की पकड़, और उस समय कुछ और न सुनने की बात। जाने भी तो, कमर के नीचे नंगी खुली मैं इस असामयिक मृत्यु से बचना चाहता हूँ, पर कोई चारा नहीं। मुन्नी की माँ के जीने का यही सहारा है मेरे पास। उन मृत्यु की घाटियों के सूनेपन को दूर करने का यही उपाय। वह विश्वास नहीं करती, पर मैं सच कहता हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के मांडे की दवा, या उसके दूध के लिए।
ये प्रश्न उसके साथ नहीं उठते कि आखिर क्या उसे बच्चे नहीं हो सकते, या वे दूध पीने वाले बच्चे नहीं होंगे? धीरे धीरे ये क्यों धुंधलाता है? पानी सिर्फ एक बूंद शाही जाने कैसी फैलकर एक झील, भूरी आंखों की तरह वे भी सतही उतरी अछूता। कच्चा नुकीला फूल, आसमान में उड़ने वाली लरजती पतंग की लंबी पूंछ, किसी बंगले के फटे पुराने पर्दे, मुल्कों में बदअमनी और भूख, वे मित्र जिन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखे हैं, जो चाहे तो मैं भी उन्हीं की तरह का लगूं, बेएतबार और ऊंचे दर्जे की नौकरी देने वाला मुलाजिम, लेकिन वे नौकरी से चिढ़ती है। तुम नौकरी करोगे? फिर तो मोटर, बंगले और सुख की अनेक कोटियां हैं, मेरे लिए जगह कहाँ होगी? मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। अजीब बात है, तुम भूख में जी सकती हो, लेकिन वह तो कहती है कि उसके सीने में एक भयंकर ज्वालामुखी दबा पड़ा है, जो कभी भी नहीं भड़केगा। मुन्नी की माँ की यही जानती है, पर क्यों नहीं भड़केगा? क्यों उसके लावा से मेरा घर आंगन नहीं पट जाएगा? इसलिए न कि मैं लिखूंगा और लिखने से पैसे मिलेंगे और पैसे उसे ठंडा करते रहेंगे। वे यही तो कहती है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने की अद्भुत दवा है। गरीब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। गरीब लड़की की मोहब्बत दुनिया की सबसे पवित्र निधि है। कभी कभी वे स्कूल टीचर की तरह बोलती है, आखिर ये सब और है ही क्या? मुन्नी जब जन्मी थी तो उसके लिए मैंने एक झूला खरीदा था। बहुत सारे कपड़े बने थे और उससे दूध में ग्लूकोज और शहद दी जाती थी। फ्रेंच सीखेगी मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ वह पेंटर बने। सिर्फ 30 रुपए तो लगते हैं उसके दूध के। 30 में ऐसा क्या रखा है? साल ही भर बाद रनकू आया तो कितना उत्साह था। कोई बात नहीं, दोनों के लिए एक एक गाड़ी होगी, दोनों कॉन्वेंट जाएंगे। लेकिन ये क्या फिजूल की बातें हैं, बेओर छोर की। मैं झटके से उठ बैठता हूँ और लिखने की कॉपी के मसौदे कई बार उथल पुलट कर देखने लगता हूँ। कई अच्छी चीजें लिखे बिना पड़ी रह गई, पर इसी समय उन्हें उठाया तो नहीं जा सकता। मामूली स्तर पर बात बनाने से मुझे चिढ़ है, लेकिन सहसा मुझे मकड़ी के नन्हे तार की स्मृति फिर हो जाती है। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा होता हूँ, कहीं जाला फिर न तनने लगे। मुन्नी की माँ ऐसे ही समय आ जाती है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? एक तेज झनक दिमाग में बज उठती है, पर मैं उस पर तुरंत हाथ रख देता हूँ। कोई कड़वी चीज निगलता हूँ। हाँ, कोई काम है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। अभी तो धूप बहुत तेज है, कुछ रुक कर जाते। और वह कह ही क्या सकती थी, थकी भी तो है बेहद। रनको ने सारी दोपहरी परेशानी किया। चौका बर्तन, सामान की संभाल सहज, कपड़ों की सफाई। अभी तो उसे पिलाकर सुलाया है, ब्लाउज के बटन खुले ही हैं। मुन्नी भी सो रही है क्या? नहीं, सब जग रहे हैं। वे उगती हुई हंसी को दबाती है, चेहरे पर खून की पतली सी झलक होती है और फिर क्षण भर सूख कर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती है। वे दरवाजा छोड़कर कमरे में आती है। आज मुन्नी की आंखों में बहुत दर्द है, चेहरा सुर्ख हो गया। अभी अभी तो सिर में तेल डालकर बहुत देर तक सहलाती रही हूँ, तब जाकर सोई है। वह चारपाई पे बैठ जाती, मैं पास आकर कहता हूँ, ब्लाउज के बटन तो ठीक कर लो, तुम्हें अब तक ढंग से बॉडी पहनना चाहिए। वे बटन बंद करते करते बोलने लगती है, अब इसके सुख की कल्पना मेरे पास नहीं है, नहीं तुम्हारे मन में है, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए। उसका बदन गर्म होने लगता है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातचीत के धरातल पर वे ज्वालामुखी तक पहुंचती है और मुझे ऐसे ही मंत्र सी बातचीत से डर लगता है। मैं ईंधन नहीं डालता और वे उठ खड़ी होती है, कहीं जैसे कोई दर्द रेंग गया हो। मैं चाहता हूँ जाते जाते उससे कुछ कह कर जाऊं, पर ऐसे समय कुछ कहने का मतलब कुछ सुनने की संभावना। शायद जिस तरह उसे मालूम है कि मैं कह जाता हूँ, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर जा रहा हूँ ये ठीक है। मेरे घर के सामने एक चौड़ा नाला है, उससे परे कंटीली झाड़ी का एक बड़ा सा गुम्बद। मैंने कभी इसमें खरगोश के जाड़े को घुसते देखा था। वैसे मैं पल भर की पिछली बातों को भूल जाता हूँ, पर उसे आज भी नहीं भूला। घर से निकलता हूँ तो पल भर रुककर उधर जरूर देख लेता हूँ। स्कूल से लड़कियों को ढोने वाली गाड़ियाँ बोलती है, तीर की तरह सड़क को चीरती हुई कोई चिड़िया उड़ जाती है, पर वे खरगोश का जोड़ा। मुन्नी अब तक उठकर मुझे जरूर ढूंढ गई होगी और फिर अपने कमरे में जाकर लौटी होगी। मेरी मेज की गर्द भरी सतह पर अपने हाथ की थाप
बनाने के लिए या तो कुर्सी पर चढ़ गई होगी या लुढ़क कर गिरी होगी। तो उसकी माँ कुर्सी को 2 चपत मारकर उसे चुप कराने के बाद समझा रही होगी कि आखिर उसे इस मेज पर रोज अपने हाथों के निशान छोड़ने से मिलता क्या है। पापा छे कैचे कहूंगी मैं तुम्हें कोसती थी, वे रोज कहती है, मैं रोज झुठला देता हूँ, लेकिन वे मानती नहीं। मेरी उंगली पकड़कर मेज के पास तक खींच ले जाती है। मेरी आंखों में धुंधलके की एक परत छा जाती है। उसकी माँ कहती है, खिड़की कितनी ही बंद रखो, गर्द आकर ही मानती है। और मैं देखता हूँ कि मुन्नी हथेली की थाप बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी इन थापों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पड़ा गया है, और कभी कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोने से वस्तु सत्य के वीरान अंधेरे से दौड़ दौड़ कर मेरे सीने से सटती चली आती है। चौकड़ी भरते हिरणों की लंबी कतारें और पीछे लोलुप अंधा दुष्यंत। मैं खुद अपने आगे खड़ा हूँ, मान्यताओं की सलीब पर टंगा हुआ लहूलुहान। पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर है और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग फूल चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर। आदमी को बार बार नोची खिचड़ी को दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरत के कोमल शरीर को खुरदरे जूट के रस्सों से जकड़ कर बांध रहे हैं। सिर्फ एक लाचारी का आरोप, आदमी नहीं, टूटा हुआ पुराना खंडर। आखिर क्यों? मैं शिकायतों के बारे में सोचता हूँ, पर बीवियों और मजदूरों की नहीं, अपनी ही। तुम रुक कर कुछ पूछ न सकती? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतनी तेज ही धूप में कितनी दूर चलकर आया हूँ? तुम्हें पता है हम कितने दिन पर एक दूसरे को देख रहे हैं। शायद तुम इसलिए नहीं रुकी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी थी और उस पर तुम ये जाहिर होना देना नहीं चाहती थी कि तुम मुझे जानती हो। गोल गोल चक्कर खाकर सूखी पत्तियों पर लग गए हैं। उनके साथ उस कोने की धूल भी है जहां पार्क में बच्चों के खेलने के घास को उड़ा दिया, और इस लंबे यूकलिप्टस की छ रही शाखों अब भी थरथरा रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। चारों ओर कब्रिस्तान है, सड़क के नीचे और ऊपर की हवा तक में बातों के टूटे फूटे अस्थि पंजर उभर आए हैं। मैं सिर्फ चुभन, टीस और प्रताड़ना को चुन चुन कर अपने तरकस में भरता जाता हूँ। एक विकलांग विक्षिप्त योद्धा की तरह मैं पसीने और गर्द से लथपथ हो रहा हूँ। हवा एकदम चुप खड़ी है। सोलसरी की पत्तियां दम साधे है। यूकलिप्टस लंबी शाखें मार गई है और बच्चों के पार्क की बेघास सी उजली जमीन घिसी हुई है, निर्जीव हड्डी की तरह चमक रही है। मैं चाहता हूँ हवा फिर गोल गोल चक्कर खाकर ऊपर उठे और फिर वही साल भर पुराना सब कुछ आज घट जाए। मोलसरी की पत्तियों, यूकलिप्टस की डालों, पार्क की जमीन और मेरे साथ। मैं थककर टुक टुक हो रहा हूँ। पल भर कहीं बैठना चाहता हूँ। कुछ देर सब बाहर का देखना चाहता हूँ, जैसे कोई मकान का दरवाजा लगाकर बरामदे में आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई, लौटने में काफी समय लगेगा। लगता है वे घर से निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उसे निकलना चाहिए था। उसे लोहे की जुतियां पहनकर कांटों के कुचलते हुए आना चाहिए था। लेकिन वे कहती है, मैं खून से लथपथ होना चाहती हूँ। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूँ। मैं सारे घावों की मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो, सत्य यह है, तुम्हारी सच्चाइयों की तस्वीर यह है। तुमने घर को इसलिए स्वर्ग बना रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई खाती है और एक खरीदे हुए दास से भी बदतर ढंग से तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि वे तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है, तो तुम हवा में नजर आते हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। यही एक पुरानी टकोरी है तुम्हारे पास। एक नन्हा सा ऑक्सीजन बैलून हवा में उड़ता चला जाता है। उसमें तुम बैठी हो, गर्दन दर्द करने लगती है देखते देखते, लेकिन तुम किसी मायाविनी की तरह पीछे से हंसती हुई गोद में बैठ जाती हो। मुझे प्यार करो, मेरे जाने का समय हो गया। मैं चाहती हूँ इसकी याद बनी रह जाए। पर मुन्नी का बैलून तो मेरे कमरे की निचले ही छत पे अटक रहा था। वे पैर पटकने लगती। पापा उतलो, इच्छे देखो, ये छत चली रही है। मेला गुब्बाला तुमने ही तो ठिकाया है। मैं कैसे पहुंचू इतनी ऊंचाई तक? अच्छा, मुझे कंधे पर उठाओ। फिर भी तो नहीं पहुंचोगी। कुलची पल खेले हो जाओ। उसकी माँ बिगड़ती हुई आती। ये क्या तमाशा है? अभी तो आंख ही गई है, अब हाथ पांव भी तोड़कर बैठोगी? मैं चुपचाप खड़ा हूँ और वे मुन्नी के उतरने का इंतजार करती है। लेकिन ये तो ऑक्सीजन की निकल गई गुब्बारे से। मुन्नी मुन्नी, अब उसे जाने भी दो। और हाँ, कल रात कुछ लिख रहे थे, वे कागज कहाँ गए? मुन्नी की दवा और दूध। चुपके से मन में कुछ कामता है। मैं ऐसे ही नन्ही नन्ही बातों को लेकर परेशान होता हूँ। उसका स्वर कानों में बज उठता है।
आखिर इसमें हिस्सा क्या रखा है जो तुम्हें विचलित कर देता है? मैं रुकी नहीं, कुछ कहा नहीं, तो क्या आसमान फट पड़ा? मैं पूछती हूँ कि मुन्नी के दूध और दवाइयों का क्या हुआ? तुम कुछ लिखकर मुझे देने वाले थे ना? और इतने समय में ये कुछ धीमी सी हो गई। मैं चुप जो रह गया। क्या सोच रहे हो? मैंने तो समझा कोई कहानी लिख रहे थे। आज किसी को देकर कुछ रुपए लाते तो अच्छा था। कल 2 रुपए का सामान मंगाया था, आज भर और चलेगा। इस नन्हे से अवसर से संभल गया हूँ, इसलिए बात बनाने में देर नहीं लगती। वे तो पत्र था, तुम्हें गोदावरी ने लिखा था कि किताबें भिजवा दो, वही प्रकाशक को लिखवा दो, उसे भेज दे। अरे रुको, देखो वे क्या है। कहाँ? रुको तो, अरे ये तो वही तिल है। अंगुलियों की कांप उठती और चेहरे की चुनचुनाहट की तरह कुछ बहुत नन्हा सा उग आता है। एक अजीब सी खुशी के लिए। हटो भी, खिड़की खुली है। मेरे सीने में एक ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि स्त्री और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। मैं जितनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के मांडे की दवा, या उसके दूध के लिए। इसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे जल्द ही अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।